हेलो एवरीवन, मैं मोनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है वीकली मार्केट आउटलुक। तो चलिए हम देखते हैं कि ये वीक में शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई थी और आने वाले वीक में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो वीक था हमारा वो पूरा का पूरा रोलर कोस्टर राइड था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वो 3 दिन मार्केट में पुल बैक आया था और मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। बट थर्सडे और फ्राइडे को जैसे कि हम देख सकते हैं, मार्केट कुछ खास अच्छा था नहीं। थर्सडे को मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दिया हमें, और फ्राइडे को मार्केट अगर हम देखने जाए ओपनिंग से देखेंगे तो ऑलमोस्ट जहां ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ, अराउंड 100+ पॉइंट्स। तो अगर हम ये पूरी वीक की बात करें तो मार्केट इतने कुछ खास थे नहीं। जितना 3 दिन में गेन हुआ था उतना एक ही दिन में लॉस हो गया था हमें। तो हम पूरा सिनेरियो समझते हैं कि ये जो पूरे वीक में थी क्या क्या न्यूज़ आई थी, और अभी जो वीकेंड चल रहा है इसमें क्या न्यूज़ आई है, और वो न्यूज़ हमारे मार्केट को नेक्स्ट वीक कैसे अफेक्ट कर सकती है। तो पहले न्यूज़ की हम बात करें तो यूएस का फेड मीटिंग था, जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट थे वो फेड मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि वो अनचेंज्ड ही रहेंगे, और जो कमेंट पास हुआ था स्टॉक मार्केट पे वो इतना कुछ खास हुआ नहीं है। सेकेंड न्यूज़ ये आई थी कि इसराइल ने जो है वो ईरान के जो ऑयल फील्ड्स है वहाँ पे अटैक कर दिया, और रिटेलिएट करने के लिए ईरान ने बोला था कि हम जो बाकी की गल्फ़ कंट्रीज है वहाँ पे अटैक करेंगे। और जो थर्ड न्यूज़ आई थी एचडीएफसी बैंक की तरफ से आई थी कि उनके जो चेयरमैन है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये जो 3 न्यूज़ थी उसकी वजह से हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी गिरा थर्सडे को, राइट। तो अभी जो क्या है न्यूज़ हम देखते हैं कि फॉलो अप न्यूज़ साथ में क्या आई है। तो जैसे कि जो ईरान के ऑयल फील्ड्स पे अटैक हुए थे, तो ईरान ने रिटेलिएट करते हुए उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के सऊदी अरमको के ऑयल फील्ड्स थे वहाँ पे अटैक किए, और साथ में जो कतार में भी जो ऑयल फील्ड्स थे उन्होंने वहाँ पे भी अटैक किए। तो इसके वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो एकदम ही ज़्यादा शॉर्ट अप हो गए और फिर से 110 के ऊपर चले गए थे, राइट। तो इसके अंदर फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि उन्होंने यूके की मदद ली है। पहले जो उनको एक मिलिट्री बेस चाहिए था वहाँ से, कि ताकि वो ईरान के ऊपर अटैक कर सके, बट यूके ने ये जो मिलिट्री बेस था उनका वो पहले परमिशन नहीं दी थी यूज़ करने के लिए। बट अभी न्यूज़ आई है कि यूके ने वो परमिशन दी है, और परमिशन इसलिए दी है क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस है वो शॉर्ट अप हो गए और वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये मद्देनज़र रखते हुए यूके ने बोला है यूएस को कि आप यूज़ कर सकते हो हमारा मिलिट्री बेस जो है। ओके, बट ये हमें ध्यान में रखना है कि यूके ने जो है वो कोई नया मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन नहीं दी है यूएस को। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जो हमारा बेस है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद की अगर हम बात करें तो जो यूएस है उसने जो सैंक्शन लगाए थे ईरानियन ऑयल के ऊपर जो ग्लोबल मार्केट में सेल होता है उसके ऊपर, तो वो सैंक्शन उन्होंने हटा दिए है, राइट। तो जो सैंक्शन हटा है वो 30 डेज़ के लिए हटा है। तो हमें ये चीज़ समझनी है, जो जो सैंक्शन जो है वो हटा है वो नए ऑयल सेलिंग के ऊपर नहीं हटा है, ठीक है। हमें ये ध्यान में रखना है जो कि ऑयल की जो शिप्स है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटकी पड़ी है अराउंड 3 वीक्स है, राइट। तो 3 वीक से ये वॉर चल रहा है। जो आज सैटरडे है तो आज उसका 3rd वीक ख़त्म होगा और 4th वीक कल से शुरू होगा। तो ये जो 3 वीक से जो शिप्स जो ऑयल कैरी करती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटकी पड़ी है। तो सैंक्शन उन शिप्स पे ही हटा है जो ऑयल शिप के ऊपर है, वो ही ईरान जो है वो बेच सकता है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। तो ईरान को नए ऑयल बेचने की परमिशन नहीं मिली है, तो जो ऑयल ऑलरेडी है उसको ही बेच सकते हैं। तो ये एक अपडेट है हमारे पास। अगर हम ये पूरा का पूरा ग्लोबल अपडेट हो गया, अगर अभी हम इंडियन मार्केट पे आए तो इंडियन मार्केट में हम देख सकते हैं कि जो प्रीमियम पेट्रोल थे उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं 2 रुपीज़ से, राइट। और जो इंडस्ट्रियल डीजल था उसके प्राइसेस बढ़ गए अराउंड ₹22 पर लीटर से। तो ये जो एक न्यूज़ आई है मार्केट में वो अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जो ऑयल आता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उससे इंडिया को भी बहुत बेनिफिट होता था। बट ये जो अभी आना बंद हो चुका है उसके वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस है बहुत ज़्यादा शॉर्ट अप हो चुके हैं, राइट। और इंडिया के पास ऐसा कुछ रिजर्व्स नहीं है कि हम 3 महीने 6 महीने यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास भी जो रिजर्व्स था वो अराउंड 30 to 45 डेज़ का ही है। उसके बाद हमारे पास भी शॉर्टेजेस हो सकती है। तो जो डीजल के प्राइसेस है इंडस्ट्रियल यूज़ के वो 22 रुपीज़ से बढ़ गए हैं, जो काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हमें ये समझना होगा कि जो डीजल जो है वो रिटेल में बिकता है उसके प्राइसेस नहीं बढ़े हैं और इंडस्ट्रियल डीजल के प्राइसेस क्यों बढ़े। तो एक कॉमन डिफरेंस होता है ये चीज़ों में, प्राइसिंग डिफरेंस, जो मैं आपको समझाता हूँ। जो रिटेल डीजल होता है ना उसका जो प्राइसिंग पावर होता है ना वो गवर्नमेंट के पास होता है।
तो जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहती है प्राइस बढ़े तब तक प्राइस नहीं बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने अब तक रिटेल डीजल पे जो है प्राइसेस वो नहीं बढ़ाए हैं। और ये जो कमर्शियल यूज़ के लिए डीजल होता है उसका जो प्राइस होता है वो मार्केट डिसाइड करती है, वो मार्केट प्राइस होता है। तो वो अभी के लिए बढ़ा है और वो 22 रुपीज़ पर लीटर से बढ़ा है। तो जैसे ही ये डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं तो जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर माइनिंग मशीनरीज होता है, यहाँ पे कमर्शियल डीजल यूज़ होता है। तो अब होगा क्या, आगे जाके हमें देखने को मिलेगा कि जो एंड प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी जो है अभी उनके लिए जो डीजल है वो एक मेजर एक्सपेंस हो जाएगा, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने वाला है। तो अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये पक्की बात है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट होता है उसके भी प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको जो होता है वो जो मार्जिन्स होते हैं वो उनको कंपनी के मार्जिन स्टेबलाइज करने होते हैं। तो वो जो कॉस्ट है वो पास ऑन ही होने वाला है, क्योंकि वो कॉस्ट कंपनी खुद ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं बेयर कर लेती हूँ और हम प्रोडक्ट के प्राइसेस सेम रखेंगे। ऐसा नहीं होगा, आगे आने वाले दिनों में जो प्रोडक्ट के भी प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं। अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो उनमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो और एक न्यूज़ ये आई थी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो अपने व्हीकल्स की जो प्राइस है वो अराउंड 0.5% से बढ़ाने वाले हैं। हमें सुनने में ऐसा लगता होगा कि 0.5% से क्या ही होने वाला है, बट जिस हिसाब से उनकी गाड़ियाँ बिकती है, जिस हिसाब से उनका सेल होता है, तो ये अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो भले सुनने में हमें बहुत कम लगता होगा बट ये अमाउंट बहुत ही बड़ा हो जाता है। और जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनके तो बहुत सारे जो ऐसी कंपनीज है उन्होंने उनके प्राइस ऑलरेडी 1 से 1.5% तक बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है क्रूड का धीरे धीरे अब हमारी इकोनॉमी में भी आ चुका है, और हमें आगे जाके देखने को मिलेगा कि जो हमारे इन्फ्लेशंस है वो आगे 100% बढ़ने ही वाले हैं। तो ये हो गई न्यूज़ जो अभी मार्केट में है। तो अब हम देखने चाहें तो एज सच कोई अच्छी न्यूज़ है नहीं, राइट। और जो यूएस भी है वो भी अपने रिजर्व से उसने क्रूड ऑयल बेचना चालू कर दिया ग्लोबल मार्केट में, ताकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो स्टेबलाइज हो जाए। और जो उन्होंने जो सैंक्शंस दिए हैं उसका भी ऑयल भी मार्केट में आएगा। तो आने वाले दिनों में हमें दिख सकता है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो थोड़े कूल डाउन हो गए। लेकिन द मेन क्वेश्चन तो यही है कि एक बार जो शिप्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो सबको सप्लाई हो जाएगी, उसके बाद क्या, उसके बाद भी जो वर्ल्ड है उसको ईरानियन ऑयल की ज़रूरत तो पड़ेगी। उसका तब हमें जो दिक्कतें आने वाली होगी आगे के कुछ दिनों के बाद, तो वो उसका वही हमारा मेन सवाल है कि तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये दिक्कतें तो हमारी रहने ही वाली है। तो चलिए देखते कि चार्ट पे हमें क्या लेवल्स दिखने को मिल रहे हैं। तो ये जो हमारे सामने है निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो अराउंड 23,000 के पास सपोर्ट ले रहा है, और जो गैप हमने मार्क किया था वो गैप फिल भी हो चुका है बहुत अच्छे से। तो एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे आके एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो ये जो निफ्टी है वो 100 EMA और 200 EMA के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं एक बार दूसरा सपोर्ट, एक सपोर्ट 23,000 है जो मार्क करके रखा है। तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो अराउंड 23,100 आई है। अब हम जो दूसरा सपोर्ट है वो मार्क कर लेते हैं। ये मार्क नहीं हो रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है, रुको। ओके, तो दूसरा जो सपोर्ट आता है वो अराउंड 22,000 और 22,100 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें और आगे जाके दिक्कतें बढ़ सकती है हमारे लिए, और हम निफ्टी में अराउंड 1000 पॉइंट्स का फॉल और भी देख सकते हैं। और अगर हम टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 EMA और 200 EMA बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। हाई चांसेस है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा, और क्रॉस ओवर होगा तो ये एक साइन होता है कि जो हमारे मार्केट्स है उसके ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि जो ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड था, अब आगे जाके हो सकता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड हो जाए। तो ये जैसे ही क्रॉस ओवर होगा तो एक कंफर्मेशन होता है कि हमारे जो ट्रेंड्स हैं मार्केट के वो चेंज हो गए हैं। तो हमें आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रेंड्स चेंज हो गए उसके बाद के हमारे क्या लेवल्स बनते हैं। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को जो यूएस मार्केट था वो डाउ जोन्स अराउंड -1% बंद हुआ है, और नस्डैक अराउंड -2% बंद हुआ है। और जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है वो अराउंड 22,850 या 22,900 के करीब ट्रेड कर रही है। तो ये इंडिकेशंस है कि हमारा जो मंडे को मार्केट है वो 23,000 के नीचे ओपन हो सकता है।
बट हमें थोड़े न्यूज़ के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि सैटरडे का जो दिन है वो पूरा बाकी है, संडे का भी दिन बाकी है। अगर समझो कि कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि हमारा मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन भी हो सकता है। बट अगर हम अभी गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स देखें तो गिफ्ट निफ्टी तो यही इंडिकेट कर रहा है वीकेंड के बेसिस पे कि हमारा जो मार्केट है वो 23,000 नीचे ही ओपन होगा। अगर ऐसा होता है कि मार्केट 23,000 के नीचे सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में या आने वाले वीक में हमें निफ्टी में 22,000 और 22,100 तक के जो लेवल्स है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि हमें वो लेवल्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं। एक बार हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को तो हमने देख ही लिया है कि जो 53,600 था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और 2 दिन से मार्केट वहीं पे क्लोज हो रहा है वो सपोर्ट के नीचे। एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वो 100 EMA के नीचे उसकी क्लोजिंग आ गई है और एक गैप था जो हमने मार्क करके रखा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें बैंक निफ्टी में अराउंड 51,900 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो गैप है वो 51,900 के नीचे है अप टू 51,300। तो ये जो लेवल्स है हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो हम बोल सकते हैं कि वो भी थोड़ी निफ्टी तो बेरिश होने ही वाला है। जो क्रॉसओवर है वो बहुत ही ज़्यादा पास है, पर बैंक निफ्टी में जो क्रॉसओवर है अभी भी थोड़ा दूर है। बट अगर हम देखें तो जो 100 EMA है उसने डाउनवर्ड फॉल लेना शुरू कर दिया है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें बैंक निफ्टी में भी दिक्कतें बढ़ती हुई दिख सकती है। हम एक बार क्रूड ऑयल देख लेते हैं। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो जो क्रूड ऑयल है अराउंड 90, रुको 2 मिनट, ये दूसरा चार्ट लगा है। ओके, ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं हम। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो अराउंड 110 बोल सकते हैं हम, वहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट। तो ये दिक्कत, ये जो है वो न्यूज़ अच्छी नहीं है हमारे मार्केट के लिए। अभी जो सैंक्शन हटा है उससे ऑयल की सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी टेम्परेरी बेसिस पे। तो देखते हैं कि जो मार्केट है वो कैसा रिएक्ट करता है मंडे को ये न्यूज़ के ऊपर। एक बार हम USD INR भी देख लेते हैं। ओके, USD INR की बात करें तो USD INR ने जो है वो नया लो लगाया था फ्राइडे को, जो अराउंड 93.78 का है, राइट। तो ये जो है हमारे लिए दिक्कतें बढ़ते ही जाने वाली आगे आने वाले दिनों में, और पक्का हमारा जो इन्फ्लेशन है उसके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे आगे आने वाले मंथ्स में। और अगर हम FIDI डेटा के बारे में बात करें तो वो तो हमेशा चेरी ऑन द केक ही रहने वाला है। FIIs जो है वो हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं। और अगर हम ये वीक की बात करें तो ये वीक अराउंड 29,000 to 30,000 करोड़ की सेलिंग की है FIIs ने। और अगर हम ये मंथ की बात करें तो ये मंथ में अराउंड 86 to 87,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो ये बात तो पक्की है कि मार्च मंथ जो है वो पूरा का पूरा मेहम ही रहने वाला है। और हम देख सकते हैं कि 1 लाख करोड़ की सेलिंग तो इजीली क्रॉस कर ही देगा FIIs मार्च मंथ में, ठीक है। तो ये जो लेवल्स है हमने मार्क करके रखे हैं वीकली के हिसाब से। तो मंडे को हम प्री मार्केट में फिर से एक बार इंट्राडे ट्रेडिंग के जो लेवल्स बनते हैं वो भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।